दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। थोड़ा गंदा बना है लेकिन चलो। देखो, कल मेरा ये थीम नहीं आया था। ठीक है, यानी कि कल थीम 10 आना चाहिए था, जो कि मुझे व्यक्तिगत कार्यों की वजह से नहीं ला पाई मैं। तो आज उसको कंटिन्यू करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि आप लोगों को कंटिन्यू रहना है ना। और दूसरी बात ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करिए, ताकि ये इनिशिएटिव ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। और उसके बाद आप लोग मुझसे जुड़िए। तो ये प्रीलिम्स इनिशिएटिव आप लोगों के लिए कारगर होगा, है ना। तो अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, देखो आज हम अपने थीम 10 में पंचायती राज को लाएं। और हाँ, बोलना नहीं, संडे को सब लोग पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए तैयार रहना। संडे में सिर्फ पीवाईक्यू ही आएंगे। तो संडे में सब लोग सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो वो उन थीमों पर बेस्ड होंगे जो अभी तक मैं इस पूरे हफ्ते में पढ़ा कर आई हूँ, जिससे आप लोगों का फिर से उस टॉपिक्स का रिवीजन हो जाए। ठीक, तो अब चलो, अब A4 साइज़ का पेपर और पेन ले लो और चुपचाप हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। देखो, आज हम लोग अपने इनिशिएटिव में बहुत सुबह आ गए हैं, यानी कि आज हम लोग अपनी वीडियो को टाइम पर अपलोड कर सकेंगे। ठीक, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। देखो, पंचायती राज संस्था यानी कि PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स। देखो, पंचायती राज संस्था को भारत के ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। ठीक है, यानी कि ग्रामीण स्तर पर इसे ये वर्क करती है। और उसके बाद स्थानीय मामलों का प्रबंधन ऐसे स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है जिनका निर्माण स्थानीय लोगों द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, ये पॉइंट तो याद रखेंगे, इसमें ये बात कही गई है। उसके बाद वर्ष 1992 में क्या हुआ कि 93वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। किसको? पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स को, है ना। और पंचायती राज इंस्टीट्यूट क्या है? जो कि एक राज्य सूची का विषय है, यानी कि भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के अंतर्गत पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स को कवर किया गया है। यानी कि ये स्थानीय स्वशासन जितनी भी हैं वो राज्य सूची के विषय के अंदर कवर करी गई हैं। ठीक है, अब हम लोग राज्य सूची और संघ सूची के विषय में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो एक बार देख लेंगे। देखो, पहले रक्षा, परमाणु ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, डॉक और टेलीफोन, वायुमार्ग, रेलवे, बंदरगाह, विदेश व्यापार, मुद्रा और सिक्का निर्माण, ये सब संघीय विधायिका या संसद ही इन मामलों पर कानून बना सकती है। इसीलिए इनको संघ सूची के अंतर्गत इन विषयों को कवर किया गया है। उसके बाद राज्य सूची के लिए हम क्या बोलेंगे कि कृषि, पुलिस, कारागार, स्थानीय स्वशासन, जो कि अभी PRI से हम पढ़ा ही रहे हैं। उसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, व्यापार और वाणिज्य, पशुधन और पशुपालन, लोक सेवाएं। आमतौर पर केवल राज्य विधानमंडल ही इन मामलों पर कानून बनाता है, इसीलिए इनको राज्य सूची के अंतर्गत करा गया है। ठीक है, उसके बाद अब थर्ड समवर्ती सूची की हम लोग अगर बात करेंगे तो समवर्ती सूची जो होती है वो शिक्षा, कृषि भूमि के अलावा, है ना, अन्य संपत्ति का हस्तांतरण, वन, ट्रेड यूनियन यानी कि श्रमिक संघ, फिर गोद लेना और उत्तराधिकार, इन मामलों पर केंद्र और राज्य, याद रखो, केंद्र और राज्य विधानमंडल दोनों ही इन पर कानून बना सकते हैं। इसलिए इसको समवर्ती सूची में कवर किया गया है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इतनी बात अब याद रखेंगे। और ये विषय जितने, वैसे तो ये बहुत कम है, जितने संविधान में दिए गए उससे बहुत कम, सिर्फ जो जो पूछे गए हैं या जो जो इम्पोर्टेंट है वही विषय लाए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इस पर नज़र रखना ज़रूरी है। ठीक है, बाकी ये मैंने पढ़ाई दिया है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स जो कि है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, वर्ष 1972 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों के साथ एक त्रिस्तरीय संरचना को अनिवार्य बनाया गया है, जिसमें त्रिस्तरीय संरचना में क्या क्या है? ग्राम स्तर पर ग्राम है ना, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक का प्रावधान है, जिला स्तर पर जिला का प्रावधान है। इसका उद्देश्य क्या था कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करना इसका काम था, है ना। फिर पंचायती राज मंत्रालयों के कार्य क्या होते हैं, जो कि 73वें संविधान संशोधन के कार्यान्वयन की निगरानी करना इनका काम है।
कौन से? पंचायती राज मंत्रालयों के ये काम है। उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं को आगे अपने संबंधित क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बनाया गया है। उसके बाद पंचायतों के विकास के लिए शोध, अध्ययन, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों को वित्त पोषित करना भी इनका कार्य है। निधियाँ की अगर हम लोग बात कर लें तो अनुदान या सहायता और पंचायत के कर लगाने की शक्ति के माध्यम से इनकी निधियाँ को क्लियरिफाई किया गया है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों की अगर हम लोग बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी स्टार लगा के लिख लेना कि इसमें वे सभी मामले शामिल हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है, जैसे साइबर कानून। ये याद रखो, साइबर कानून किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं आती है, केवल संघ विधानमंडल के पास ही ऐसे मामलों को कानून बनाने की शक्ति है। और पहले आप लोग हमको बताएंगे कि इतिहास में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके अंतर्गत कवर करी जाती थी, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताओ। अगर नहीं बताओगे तो कल मैं बताऊँगी। ठीक है, तो आप लोगों को वैसे तो ये बताना आप लोगों की जिम्मेदारी है कि मुझे बताइए, जिसको जिसको आता हो, और जिसको जिसको नहीं आता वो फिर से किताब एक बार देख ले, है ना, और मुझे बताए कि अवशिष्ट शक्तियाँ संविधान में पहले किसके अंदर कवर करी गई थी। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है PYQ में। ईयर नहीं याद है पर किसी भी साल में पूछा गया कि अवशिष्ट शक्तियाँ कौन कवर करता था संविधान के मुताबिक। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो देखो, अब हम लोग अगर ब्रिटिश काल की बात करें, ब्रिटिश काल में पेयराइज की बात करें, तो ग्राम पंचायतों ने अपनी स्वायत्ता खो दी थी और वो कमज़ोर हो गई थी। ब्रिटिश काल की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वर्ष 1870 में जब मेयो का एक संकल्प आया, लॉर्ड मेयो 1870 में एक संकल्प लेके आए, जिसमें क्या कहा गया था कि स्थानीय संस्थाओं की शक्तियाँ, जिम्मेदारी को बढ़ाकर उनका विकास करना है। ये 1870 की बात चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि 1882 यानी कि 1882 में लॉर्ड रिपन आए, है ना। तो लॉर्ड रिपन ने क्या कहा कि इन संस्थाओं को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया जाएगा। तो ये दोनों लॉर्ड, है ना, यानी कि ये दोनों जो कि गवर्नमेंट आई थी ब्रिटिश काल में, तो ये आप लोगों को याद करना अनिवार्य है ना। तो मेयो का काल याद रखेंगे हम लोग और रिपन की बात याद रखेंगे। उसके बाद क्या हुआ, फिर विकेंद्रीकरण का रॉयल कमीशन पर 1907 में एक ग्राम स्तर पंचायतों को महत्व देने के लिए, मान्यता प्रदान करने के लिए एक मॉडल लाया गया। ठीक है, जिसमें विकेंद्रीकरण के तहत ग्राम स्तरों को और पंचायतों को महत्व दी गई। ठीक है, महत्व की मान्यता दी गई, है ना। उसके बाद फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, ये तो सभी लोग जानते हैं, 1919 में आया था, है ना। इसके लिए क्या था कि स्थानीय शासन को प्रांतीय हस्तांतरित विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, संगठनात्मक और वित्तीय बाधाओं के कारण किसी किए गए सुधार पंचायती राज संस्थाओं को वास्तव में लोकतांत्रिक जीवन बनाने में असमर्थ रहे हैं। तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 1919 के अंतर्गत ये बात को कवर किया गया था। ठीक है, देखो आज मेरे थोड़ा कोल्ड है तो आवाज़ आई होप आप लोगों को धीमी आ रही होगी, तो आज एडजस्ट कर लीजिए, कल तक सही हो जाएगी, है ना, क्योंकि काम करना ज़रूरी है, आवाज़ कैसी भी हो। ठीक, देखो फिर भारत शासन अधिनियम 1935 आया, है ना। देखो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बाद क्या आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्या 1919 में आया, उसमें दो बातें कवर करी गई। उसके बाद क्या आया, 1935 आया, जिसपे क्या बोला गया कि प्रांतीय स्वायत्ता योजना ने भारत में पंचायतों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। ठीक है, फिर क्या हुआ, स्थानीय स्वशासन में प्रांतीय हस्तांतरित विषय चल रहे थे। देखो ये सब बातें अभी चल रही हैं ना, अभी पंचायत का कोई भी नामो निशान नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अभी बातें चल रही हैं, अभी ये सब सिर्फ डॉक्यूमेंट में काम हो रहे हैं, अभी ये सिर्फ विचार चल रहे हैं। ठीक है, असली इम्प्लीमेंट तो 73 अमेंडमेंट एक्ट के बाद ही होता है ना। तो अभी हम लोग उस प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी ये लोग सिर्फ अपनी सिफारिश कर रहे हैं, अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन ये बात समझना भी ज़रूरी है फॉर हिस्ट्री, है ना। और इस स्टेटमेंट में मतलब इन विचारों में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये विचार एक के बाद एक हम लोग हिस्ट्री की तरह, इतिहास की तरह याद रखेंगे, ईयर वाइज कि किस ईयर में कौन सी बात कही गई थी, है ना। तो इस तरह से हम लोग अगर इसको याद रखेंगे तो याद करने में आसानी भी होगी। तो इस तरह से अभी याद रखो कि सिर्फ ये क्या कह रहे हैं और क्या इनके विचार इनके मन में आ रहे हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स को लेकर। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों को ये इतना बताना जरूरी था। तो ये अब 1935 की बात हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर देखो, फिर क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये क्या हो गया, अरे हाँ तो देखो ठीक है, देखो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1920 के दशक से
और 1947 तक क्या हुआ कि अखिल भारतीय यानी कि महात्मा गांधी जी, इन्होंने क्या बोला कि अखिल भारतीय स्तर पर पूर्ण स्वराज के मुद्दे पर बल दिया जाएगा। तो इन्होंने बोला हाँ ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने ग्राम स्वराज और ग्राम पंचायत को पूरी तरह से मजबूत करने का समर्थन किया, क्या, हाँ बोलकर। ठीक है, तो ये हम लोग 1920 और 1947 तक क्या दो बातें याद रखेंगे कि अखिल भारतीय स्तर पर पूर्ण स्वराज के मुद्दे के ऊपर बल दिया गया था, और दूसरा गांधी जी ने ग्राम पंचायत और ग्राम स्वराज की बात कही थी। ठीक है, उसके 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 महत्व को मजबूत किया था, उसका समर्थन किया था। तो ये 2 पॉइंट गांधी जी के काल में याद रखेंगे। फिर आते हैं बी आर अम्बेडकर जी, क्योंकि आगे चलकर ग्राम पंचायत को लेकर इनके और इनके बीच में थोड़ा मतभेद भी होता है। तो बी आर अम्बेडकर जी क्या बोलते हैं, बी आर अम्बेडकर जी बोलते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र प्रतिगामी भारत का प्रतिनिधित्व करते थे, उत्पीड़न का स्रोत थे, इसलिए इसका विरोध किया गया, इसलिए इन्होंने विरोध किया। इन्होंने बोला नहीं, ग्रामीण स्तर पर ग्राम स्वराज और ग्राम पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। तो इन्होंने गांधी जी की इस बात का विरोध करते हुए अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू को दिया। उसके बाद क्या हुआ कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करना इन्हीं का काम था, क्योंकि बी आर अम्बेडकर जी, संविधान में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि प्रारूप किसने तैयार किया, तो बी आर अम्बेडकर जी ने किया। तो इन्होंने क्या किया कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत DPSP में शामिल कर दिया, जो न्यायालय में विचार योग्य नहीं होगा। देखो गलती तो यही थी कि इसको पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स को बनाने में इतनी देर क्यों लगी, क्योंकि भाई जब ये राज्य का हिस्सा हो जाएंगे तो राज्य तो मनमाना होता ही है ना। वो आज काम करेगा, आज काम नहीं करेगा, तो सबको छूट मिल गई है ना, सबको अपने काम में ढील मिल गई। इसी वजह से जब इन्होंने आर्टिकल 40 के तहत DPSP में कवर किया, जो कि न्यायालय में वाद योग्य नहीं था, तो न्यायालय भी लोग नहीं जा पाए अपने स्वशासन यानी कि स्थानीय शासन के उल्लंघन होने पर, तो बात वहीं की वहीं छूट गई। तो आगे ये बात नहीं बढ़ी, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूट संविधान में आर्टिकल 40 के अंतर्गत कवर करने के बाद भी इतने कामगार नहीं हुए, इतने वैधानिक सिद्ध नहीं हुए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। फिर देखो, अब पंचायती राज विकास के लिए स्वतंत्रता के बाद 2 बातें कही गई। देखो पहला क्या हुआ, कुछ समितियां लाई गई, जिसमें क्या था, पहला बलवंत राय मेहता समिति 1957 आई। देखो इसमें क्या था कि इसकी संरचना त्रिस्तरीय प्रणाली की थी। पहली बात तो यही याद रखो। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है ना, यहाँ से सारी समितियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और समितियों पे क्वेश्चन आते हैं, ईयर भी पूछे जाते हैं, बात भी पूछी जाती है। तो अब यहाँ से आप लोगों का ध्यान एकदम इसी पर आ जाना चाहिए। देखो पहला बलवंत राय मेहता समिति 1957 आई, जिसमें उसका स्ट्रक्चर क्या बोला था, उसमें उसका स्ट्रक्चर बोला गया कि त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तर पर काम करेगी। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। तो इसकी ये संरचना के बारे में बात हो गई। उसके बाद अगर इसके निर्वाचन की बात करें तो ग्राम पंचायत के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन और अन्य स्तरों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात करी। पॉइंट तो दो यही बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद आगे मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट याद रखने योग्य आप लोगों को जो पॉइंट है वो यही है। उसके बाद तीसरी बात क्या बोली गई कि जिला परिषद की भूमिका क्या होगी, वह सलाहकारी होगी, समन्वय और पर्यवेक्षी निकाय की होगी। तो ठीक है, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद चौथी बात क्या बोली गई कि पंचायत समिति की भूमिका क्या होगी, वो ब्लॉक स्तर पर कार्यकारी निकाय की होगी। ठीक है, ना कि सलाहकारी निकाय की। जिला स्तर की भूमिका सलाहकारी निकाय की है, और पंचायत समिति की भूमिका क्या है, ब्लॉक स्तर पर कार्यकारी निकाय की है। तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी बात में बोला। उसके बाद अशोक मेहता समिति आती है 1977 में, है ना। तो इन्होंने अशोक मेहता समिति ने बलवंत राय मेहता समिति की बात को अलग करते हुए, विरोध करते हुए, इन्होंने द्विस्तरीय प्रणाली की योजना दी, जिसमें क्या बोला कि एक जिला परिषद पर जिला होगा, और मंडल पंचायतों में यानी कि गांवों के समूह के लिए मंडल पंचायत होगी। तो ये इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत प्रणाली की बात की। फिर निर्वाचन इन्होंने क्या बोला, निर्वाचन के लिए निर्वाचन सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी पर होंगे, जो कि पूरा का पूरा बलवंत राय मेहता समिति के अगेंस्ट में था। उसके बाद जिला भूमिका क्या थी, इन्होंने क्या बोला कि जिला स्तरीय योजना बनाने के लिए उत्तरदायी कार्यकारी निकाय होगा, ना कि अब इन्होंने सलाहकारी बोला, इन्होंने उत्तरदायी कार्यकारी निकाय जिला स्तर को बोला, क्योंकि ये 2 स्तरीय की ही बात करते हैं। तो फिर पंचायत समिति के बारे में इन्होंने क्या बोला कि मंडल पंचायत के समस्त पंचायत के पक्ष जो हैं वो समाप्त कर दी गई थी। तो इन्होंने अपनी ये बात रखी। फिर JV की राव समिति आई 1985 में। उन्होंने क्या बोला
उन्होंने संरचना के आधार पर ये बात कही कि योजना और विकास के लिए जिला परिषद को मुख्य निकाय के रूप में महत्व दिया। उसके बाद निर्वाचन के लिए सभी स्तरों पर नियमित निर्वाचन की सिफारिश की। फिर जिला परिषद की भूमिका के लिए जिला स्तर पर सभी विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए प्रमुख निकाय होंगे, ये इन्होंने बात कहा। फिर पंचायत समिति में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी की भूमिका इन्होंने पंचायत समिति को सौंपी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, एल.एम. सिंघवी समिति 1986, जिसमें संरचना की अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायतों को अधिक है ना व्यवहार बनाने के लिए गांवों का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, निर्वाचन में इन्होंने अपने मत नहीं प्रस्तुत किए। जिला परिषद की भूमिका में इन्होंने क्या बोला कि पंचायती राज प्रणाली की सुदृढ़ता हेतु संवैधानिक मान्यता का समर्थन इन्होंने किया अपनी बात में। और उसके बाद पंचायत समिति में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात ये भी करते हैं, एज इट इज बलवंत राय मेहता समिति, तो ये बात याद रखना। निकाय के रूप में ग्राम सभा पर बल दिया। फिर थुंगन समिति 1988 आती है, जो कि गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों के त्रिस्तरीय प्रणाली की बात एज इट इज बलवंत राय मेहता समिति की तरह करती है। फिर इन्होंने निर्वाचन के लिए कुछ वर्ष निर्धारित कर दिए, यानी कि जो आज भी मान्य 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल बोला और अधिकतम 6 महीने का अधिक्रमण अवधि बोली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग याद रखेंगे क्योंकि इसकी शुरुआत कब से हो जाती है, थुंगन समिति से 1986 से। फिर पंचायती राज प्रणाली की धुरी जिले में योजना और विकास एजेंसी बोला, जिला परिषद की भूमिका के सापेक्ष में। और उसके बाद पंचायत समिति की भूमिका क्या बोला कि त्रिस्तरीय प्रणाली के भीतर अपनी समन्वय भूमिका का ध्यान केंद्रित करेंगे, थुंगन समिति ने, जो कि 1988 में आई थी। और उसके बाद गाडगिल समिति भी 1988 में आई थी और इन्होंने भी त्रिस्तरीय प्रणाली की बात की थी। ठीक है, और उसके बाद सभी स्तर पर निर्वाचन इन्होंने ऐसे ही रखा, प्रत्यक्ष। ठीक, और उसके बाद सामाजिक आर्थिक विकास योजना के लिए कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी बताया और त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिशों की अनुरूप बात कही। तो आई होप आप लोगों को ये इतनी समितियां याद होंगी, क्योंकि ये इतनी समितियां पूछी भी जाती हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। फिर अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर जाएंगे और देखेंगे कि आगे क्या बात कहती है। फिर अगर हम लोग संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो राजीव गांधी सरकार क्या थी, उसने क्या भूमिका अदा की कि जुलाई 1989 में है ना पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक बनाने के लिए लोकसभा में 64वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है ना, जिसे राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सका, क्योंकि विपक्ष इसका उद्देश्य संघीय व्यवस्था के केंद्र को मजबूत बनाने का प्रावधान था। ठीक है, तो ये इन्होंने काम किया लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सका। फिर वीपी सिंह सरकार जब आई तो इन्होंने क्या बोला कि राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी, इन्होंने राज्य के मुख्यमंत्रियों को 2 दिवसीय सम्मेलन में, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। और सितंबर 1990 में लोकसभा के संविधान विधेयक में इन्होंने पेश किया। और लेकिन उसमें भी क्या हुआ कि हालांकि सरकार के अल्पमत आने और नई सरकार के बनने के कारण विधेयक समाप्त हो गया। तो ये हम लोग इतनी बात याद रखेंगे। ठीक है, फिर नरसिंह राव समिति आई, मतलब नरसिंह राव की सरकार आई। उन्होंने क्या बोला कि 64वां संविधान संशोधन विधेयक उन्होंने 73वें संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम 1992 के अनुरूप पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आ गया। तो पॉसिबिलिटीज़ यानी कि कामयाब यही रहे, नरसिंह राव सरकार 64वां संविधान संशोधन हटा के विधेयक को 73वें में तब्दील कर दिया और 1992 के रूप में पारित हुआ, जो कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आ गया। तो अब हम लोग आगे जाएंगे। फिर देखो, अब 73वां संविधान संशोधन 1992 आ गया। ठीक है, उसमें क्या क्या बात कही, अब ये मेन पंचायत का गठन हो गया है ना। अब देखो क्या बोलते हैं, जिसमें क्या बोला गया, अधिनियम के महत्व क्या थे कि संविधान के भाग 9, ठीक है, 11वीं अनुसूची। अब ये जितने मैं गोले बनाते जा रही हूँ वो उतने इंपॉर्टेंट है, जितने मन कर इतने स्टार लगा लो। फिर पंचायतों के 29, इम्पॉर्टेंट तो वो भी था है ना, तो इम्पॉर्टेंट सब है जितना मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन इसकी रेलेवेंसी ज़्यादा है क्योंकि थोड़े फैक्ट्स में आ जाते हैं। देखो, ग्राम पंचायत भाग 9, 11वीं अनुसूची और पंचायतों के 29 कार्यात्मक मत शामिल किए गए। ठीक है, इस अधिनियम के तहत। उसके बाद भाग 9 अनुच्छेद 243 के 243 अड़ा तक, यानी कि इंग्लिश में आप लोग क्या बोलेंगे, 243 से 243 के ओ तक, इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व क्या है, अनुच्छेद 43 के 6 में बात कही गई है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, फिर अनुच्छेद 40 में डीपीएसपी को लोकतांत्रिक स्वरूप के लिए राज्य
ग्राम पंचायतों को संगठित करेगा और उन्हें शक्तियाँ एवं अधिकार प्रदान करेगा, वे स्वशासन के रूप में कार्य कर सकेंगे। यह अनुच्छेद 40 के तहत कवर करवाया गया। फिर पीआरआईज को संवैधानिक दर्जा मिल ही चुका था। उसके बाद इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन और प्रक्रिया में राज्य सरकार के पृथक और स्वतंत्र होगी, ये इतनी बात कही। उसके बाद जो अधिनियम आया हो, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया हो, है ना, तो उसके में कुछ बात कही गई, जो कि एक उसका था अनिवार्य और दूसरा था स्वैच्छिक। तो अनिवार्य में पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या अधिनियम के 2 भागों में अनिवार्य है। देखो, पहला, राज्य के कानूनों को जोड़ा जाना चाहिए, जिसमें नई पंचायत राज्य प्रणाली का निर्माण भी शामिल है, ठीक है, जिसमें ग्राम सभा का गठन, पंचायतों की स्थापना, ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर 20 लाख से कम आबादी वाले राज्य मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं करेंगे। दूसरा क्या था, पंचायती राज के सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन। तीसरा, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन। चौथा, पंचायत के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के लिए मताधिकार। फिर पंचायतों के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। अब ये सब लोग हमको बताओगे कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें 21 वर्ष की आयु, है ना, 21 वर्ष के मताधिकार की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये सब लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताओ। वैसे कि ये पॉइंट यहाँ पर यही है कि पंचायतों के लिए चुनाव लड़ने की आयु अब 21 वर्ष निर्धारित कर दी गई है ना। फिर SC ST के लिए सीटों की सदस्यों के लिए आरक्षण है। पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का 1/3 सीटों का आरक्षण है। उसके बाद पंचायतों के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल तय करना। किसी भी पंचायत के अधिक्रमण की स्थिति के लिए 6 महीने के भीतर नए चुनाव हैं, जो कि अभी थुंगन समिति ने बोला था, है ना। थुंगन समिति 1988 याद है ना सभी को, तो सब लोग उसी से इसको रिलेट कर सकते हो। फिर चुनाव लड़ने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 का टा, है ना, यानी कि 243 के टा में निर्वाचन की बात कही गई है। फिर पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग के गठन का बात कही गई, जो कि 243 झा में बात कही गई है, ठीक। फिर स्वैच्छिक की अगर हम लोग बात करें तो राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। कौन कौन सी ये पावर्स हैं जो राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर कर देंगी, तो उसमें ग्राम सभा की शक्तियों और कार्य, अध्यक्ष के निर्वाचन का तरीका, ग्राम पंचायत के अध्यक्षों को मध्यवर्ती पंचायतों के अभाव वाले राज्यों में प्रतिनिधित्व देना, ये इनके स्वैच्छिक कार्य प्रणाली पर है। उसके बाद मध्यवर्ती पंचायतों के अध्यक्ष को जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व देना, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को पंचायतों में प्रतिनिधित्व देना, किसी भी स्तर पर पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण, पंचायतों के स्वशासी संस्थानों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने वाली उन्हें शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करना। फिर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने हैं तो पंचायत की शक्तियाँ, पंचायतों के वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करना, पंचायतों पर लगाए जाने वाले कर, शुल्क और टोल को सौंपना, पंचायतों के राज्य वित्तीय निधि और एकल करो। देखो, एक बात याद रखो, एक बात ध्यान देने योग्य है इन दोनों में। देखो, पहला ये है, जितने की संविधान में चीज़ें हैं, मतलब जितने की कागज़ में चीज़ें हैं, जो कि जैसे कि गठन, है ना, उसके बाद निर्वाचन, है ना, जो कि प्रोसेस है वो पूरी अनिवार्य है। यानी कि पंचायत स्तर में जितने भी लोग गठन किए जाएंगे वो इस अनुच्छेद के तहत आएंगे, है ना। जितना कार्यकाल होगा वो इस अनुच्छेद के तहत आएंगे। जितनी एज है वो सब एकदम मैंडेटरी है, पूरा संवैधानिक दर्जे में है और अनिवार्य भी है। लेकिन देखो, अगर स्थानीय स्वशासन को जब मजबूत करने की बात आती है, जब पैसे रुपए की बात आती है, तो उसको क्या कर दिया गया, स्वैच्छिक कर दिया गया। यानी कि कर, शुल्क, ये सब क्या होंगे, ये सब स्वैच्छिक होंगे, कि वो दे या ना दे, है ना। तो ये तो थोड़ी नाइंसाफ़ी वाली बात है, पर क्या ही बोल सकते हैं, है ना। तो हमारा पढ़ना काम है, इतना हम लोग पढ़ते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि अब आगे क्या। फिर देखो, 1996 में एक पेशा अधिनियम लाया गया। किसके लिए, ये विस्तार अधिनियम था, पंचायत का विस्तार अधिनियम, है ना, जो कि पूरे एक जगह से पूरे भारत में स्थानीय स्वशासन का विस्तार हो, उसके लिए क्या लाया गया था, पेशा अधिनियम लाया गया था 1996 में। तो अब देखो, पेशा अधिनियम के तहत क्या होता है, यह भाग 9 के पंचायत के संबंधित प्रावधान 15वीं अनुसूची के क्षेत्रों को लागू नहीं होते हैं ना। फिर 5वीं अनुसूची भारत के राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान करती है, जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना शामिल है ना। तो 5वीं अनुसूची के तहत ये इतने सारे राज्य शामिल हैं। फिर संसद ने पंचायत उपवन यानी कि अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार और अधिनियम पेशा 1996 के अधिनियमित किया, और जिसे पेशा अधिनियम के विस्तार और अधिनियम से नाम से जाना जाता है।
अब देखो ये 3 कलर है, एक डार्क है, थोड़ा उससे लाइट है, थोड़ा उससे लाइट है। जहाँ जहाँ पर ये कलर है वहाँ पे 5वीं अनुसूची के क्षेत्र यानी कि जिले हैं। फिर उससे जो थोड़ा लाइट है वहाँ पर 6ठी अनुसूची के क्षेत्र और जिले हैं। तो ये आप लोग देखेंगे, है ना। उसके बाद जो सबसे लाइट है जैसे कि ये, वहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के वो जिले हैं, ठीक। उसके बाद अब अधिनियम के हम लोग प्रावधान देखेंगे कि प्रावधान क्या थे। कि प्रथागत कानून सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और सामुदायिक संस्थाओं के पारंपरिक प्रावधान की परिपाटियों के अनुरूप थे। ग्राम सभा में ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जिनके नाम पर ग्राम स्तर पर पंचायत की मतदाता सूची में शामिल होते हैं। फिर ग्राम सभा की योजनाओं, है ना, कार्यक्रम और परियोजनाओं के लिए निधियों का उपयोग और प्रमाणन। फिर प्रत्येक पंचायत के अनुसूचित क्षेत्रों में सीटों का आरक्षण समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा। फिर चौथा क्या था कि राज्य सरकार द्वारा जनजातीय सदस्यों का मनोनयन करना भी इसका अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत ये 4 पॉइंट्स रखे गए थे, 4 या 5, ठीक। फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप अभी तक आप लोग फोकसली सुनते आए। देखो चैप्टर बड़ा है, टाइम लगेगा समझाने में, है ना, और इसका रिवीजन तो बहुत ही ज़रूरी है। तो जब संडे को क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों को इसका रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी, ठीक। तो अभी से पढ़ते जाओ। आज थोड़ी तबीयत भी नहीं ठीक है, संडे से करते हैं, ओके। तो हम लोग अब आगे देखेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं के वित्त क्या है। हमारे देश में पंचायतों को निम्नलिखित प्रक्रियाओं से धन प्राप्त होता है। पहला क्या है, संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर संघ सरकार से इनको अनुदान मिलता है, ठीक है। फिर पंचायती राज, फिर राज्य सरकार के ऋण और अनुदान मिलते हैं। फिर केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत विशिष्ट आवंटन, अतिरिक्त केंद्रीय सहायता, ये सब प्रावधान है। मिलता कौन कितना है वो डेवलपमेंट बता रहा है, ठीक है। फिर आंतरिक संसाधन सृजन, कर गैर और गैर कर, है ना, ये सब बातें कही गई हैं। और उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं का अखिल भारतीय राजस्व में 1998 से और 1999 में देखो कितने करोड़ रुपए आवंटित करवाए गए। देखो हम लोगों की गवर्नमेंट ने, आज कितनी तारीख है, आज 30 जनवरी है, कल ही 29 या 28 में हलवा सेरेमनी कर दी गई है। हलवा सेरेमनी क्यों होती है, ये बजट बनाती हैं हमारी वित्त मंत्री जी, है ना। और ये लोग बजट बना के एकदम पूरा बंद कर देते हैं। उसके बाद हमारी वित्त मंत्री जी हलवा बनाती हैं, सब लोग खाते हैं, और एक नॉर्थ सेक्टर में सब लोग लॉक हो जाते हैं कि कोई भी बजट लीक ना कर पाए। तो हम लोगों का बजट 2026 का बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। तो उसमें अब पता नहीं कि स्थानीय स्वशासन के कितने रुपए दिए गए होंगे, लेकिन 1998-99 में देखो क्या बोलते हैं कि कितने करोड़ रुपए दिए गए थे। देखो स्वयं जो डार्क है वो स्वयं का राजस्व है, तो इतना ये स्वयं का राजस्व है 5222.71। फिर कार्यभार और हस्तांतरण, तो ये कार्यभार और हस्तांतरण का हिस्सा है। फिर सहायता अनुदान यानी कि ग्रांट एंड का क्या है, ये हिस्सा है। और उसके बाद अन्य का ये हिस्सा है। तो ये हम लोग ऐसे ही बस एक बार देख सकते हैं। फिर 243 के झा के अनुसार राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार के हस्तांतरण करवाए जाएंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं। तो इतना हम लोग उन सब चीज़ों से परिचित रहेंगे, क्योंकि पंचायती स्तर एक स्थानीय स्तर है। उसके लिए अनुदान में मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, पैसे के लिए कहाँ से पैसे पाते, कोई आसपास मेला वेला हो गया, है ना, मेला वेला हो गया। फिर राज्य तो थोड़ा अनुदान देती है, जिला स्तर पर वित्त आयोग ये सब अनुदान देते हैं। तो ये सब पैसे पाकर स्थानीय सरकार आज डेवलप हो रही है, आज अच्छा काम कर रही है, क्योंकि आज अनुदान भी ज़्यादा मिलता है और थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अपने एक रेगुलर वे में काम कर भी रहा है। तो आज के पॉइंट पे इतनी परेशानियां नहीं देखने को मिलती, पर कहीं कहीं आज भी बहुत परेशानियां हैं, है ना। तो इस बात को हम लोग एक ऐसे ही जनरल अवेयरनेस के तौर पर याद रखेंगे, क्योंकि जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़, देखो पंचायत तो समाप्त हो गई। अब नगर पालिका की बात करें, अगर नगर पालिका आज पढ़ाऊँ या कल पढ़ाऊँ, चलो आज इतना ही रखते हैं। नगर पालिका को मैं कल कवर करवाऊँगी दूसरे टॉपिक के साथ, ठीक है। तो आज के लिए हैव अ नाइस डे। सभी ने जो शेड्यूल बनाया है, ठीक है, वो शेड्यूल के हिसाब से पूरा दिन काम करना है। नो डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन खोना नहीं है, ठीक है। डिसिप्लिन के हिसाब से अपना काम करिए। जो डिसिप्लिन तोड़ेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। वो पनिशमेंट क्या होगी कि कल जो आज तोड़ेगा वो कल का दुगना काम करेगा। अगर आप लोग ऐसी पनिशमेंट खुद को देने लग जाओ तो समझ लो कि 90% जर्नी आप लोगों की ऐसे ही ईजी हो जाएगी। मैं तो यही करती हूँ, है ना।
अगर जिस दिन मैं अपना काम नहीं करती हूँ उस दिन उसका डबल काम करने के लिए अपनी एक डायरी पर नोट कर लेती हूँ, क्योंकि एक मेरी पर्सनल डायरी है। उस पर जैसे कि आज मैंने कभी कभी मन नहीं हुआ तो नहीं किया, तो उसका कल मैं अपने आप को पनिश करती हूँ और उसका दुगना काम देती हूँ खुद को, तो वो करने की कोशिश करती हूँ। दुगना वो इतना नहीं होता है, लेकिन हाँ उसका 80% तक हो जाता है। तो मुझे ये संभावना रहती है कि कल का भी मैंने थोड़ा कर लिया और आज का मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, तो मैं विनर लाइक फील करती हूँ। तो आई होप आप लोग भी अगर विनर लाइक फील करना चाहते हैं तो ये मेरा मेरा एक जो सुझाव है वो अपना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दिन हर एक जैसा किसी का नहीं होता। आज किसी को कुछ काम है, कोई काम नहीं है तो नॉर्मल हो गया, कुछ काम पड़ गया तो आज की थोड़ी पढ़ाई 6 घंटे करने वाले थे 4 ही घंटे की या नहीं की, है ना, छूट गई, तो उसकी जिम्मेदारी तो अपनी लोग की है ना, अपन लोग ही जिम्मेदारी रखेंगे ना, तो उस 6 घंटे को कल कवर करेंगे, कल 10 घंटे पढ़ लेंगे, है ना। क्योंकि हम लोगों की जिम्मेदारी हम लोगों की सर पर है और उसको निभाना भी हम लोगों का काम है। तो आईएएस बनेंगे, है ना, यूपीएससी 2026 क्लियर करेंगे। तो आप लोगों का सपोर्ट अनिवार्य है। इसी बात पे मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करिए मेरी वीडियो को। कल हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे और उसके साथ एक और जोड़ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, बाय बाय। हेल्थ का ध्यान रख लीजिए सब लोग, ठीक है। मेरी तरह न बढ़िए, सर्दी जुकाम करके कोई मतलब नहीं होगा। तो सभी लोग अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखेंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आज बाय बाय, अब मैं जाती हूँ। जय हिंद सभी को।